गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूईपी का लेक्चर 2 की। क्लियर है? तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 1, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, व्हाट इज वर्क एंड मेजरमेंट ऑफ वर्क, किस तरह से अपन वर्क को मेजरमेंट करेंगे। तो आगे जो अपना लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपन वर्क को एनालिसिस करेंगे और एनर्जी के फॉर्म में अपन इसको बात करेंगे। क्लियर है? जैसे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। क्लियर? ओके। तो अब आपको एक काम करना है कि ये वीडियोस आपके डेली रेजोनेंस का जो चैनल है उस पर अपलोड होती जा रही है। ठीक है? तो आप इसको शेयर भी करते रहिए आगे चैनल को, ताकि चैनल में जो अदर स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड्स उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम्स भी अब आपके नियरेस्ट आ ही जाएगा, 3-4 महीने ही रह गए अपने। ठीक है? तो उसी तरह से अपन क्या है, वीडियोस को भी इसी तरह से आगे एनालिसिस करते हुए अपलोड करते जा रहे हैं। क्लियर? वर्क एनर्जी पावर की अगर बात करें, क्लियर है, तो L2 में सबसे पहले देखते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर यहां पर बात करें तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलेंगे जिसका वर्क डन, क्लियर है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ इट्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, मीनवाइल इट्स डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव वर्क डन बाय द फोर्स इज डिस्प्लेसिंग अ particle from one point to another is independent of the path followed by the particle। अरे बात समझ में? अब यहां से आपको 2 ग्राफ दिख रहे हैं। देखिए अगर मैं यहां से बात करूं तो दिस इज द पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन बी। यहां से ए से बी पर जाने के 2 पाथ है मेरे पास, एक तो है पाथ 1 और एक है बेटा पाथ 2। अरे बात समझ में? और यहां से ए से बी पर आने के, वापस ए पर आने के भी 2 पाथ हैं। पाथ 1 से मैं जा रहा हूं और पाथ 2 से मैं वापस आ रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर इसके वर्क डन की बात करूं तो W क्लोज्ड साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं तो राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन कितना हो जाना चाहिए? 0। क्लियर है? इसी के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके, देखो यहां से अपन ने निकाला मैथमेटिकली वी कैन राइट। क्लियर है? यहां से अपन बता सकते हैं WAB अलोंग पाथ 1 इक्वल टू WAB अलोंग पाथ 2। क्लियर है? क्योंकि जो वर्क डन पाथ 1 से जाए चाहे पाथ 2 से जाए वो आपका सेम होगा। नाउ सपोज द पार्टिकल मूव राउंड ट्रिप फ्रॉम पॉइंट A टू B, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहले मैं A पोजीशन से गया, बी पर आया, वापस पार्ट 2 को फॉलो करते हुए मैं वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गया। क्लियर है? ओके। तो यहां से अगर मैं बात करूं, देखिए तो अपन कह रहे हैं यहां से वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग पार्ट 2 A टू B। अब अपन क्या हो रहा था यहां पर, देखिए यहां पर डायरेक्शन दोनों की सेम है, यहां पर डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या ले ली हमने? अपोजिट ले ली। क्लियर? तो यहां से अगर मैं देखें तो माइनस वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पार्ट 2, नेगेटिव साइन यहां क्या शो कर रहा है? पहले मोशन A टू B है और बाद में मोशन B टू A है। आ रही बात समझ में? यानी कि अपन लिख सकते हैं WAB अलोंग पार्ट 2 इक्वल टू माइनस WBA अलोंग पाथ 2, यानी कि दोनों की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों को हम मिलाएंगे तो यहां से अपन लिख सकते हैं W क्लोज पाथ इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं राउंड ट्रिप और क्लोज पाथ की बात करूं तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? Hence a force is conservative if the work done by the force in a moving particle around any closed path is 0। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, F इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब आपके क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब यहां से अगर अपन बात करें तो देखिए यहां से अगर मैं करूं तो सबसे पहले देखो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका M1 और ये हो गया M2। क्लियर है? और दोनों के बीच की डिस्टेंस R। आ रही बात समझ में? यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगा? आपके दोनों मासेज और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? यानी कि इस पर लगने वाला फोर्स सेंट्रल लाइन के अलोंग होगा। क्लियर? सेम एज इट इज अगर मास को रिप्लेस किया जाए Q1
Q2, ये आपका चार्ज हो गया, क्लियर है। और इनको भी इसी तरह से रख दिया जाए, ये अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन होगा, ये ओनली अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये भी अलोंग द सेंट्रल लाइन के अलोंग लग रहा है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलास्टिक फोर्स, क्लियर है। उसके बाद में बात करूं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, बात करी थी अपन स्प्रिंग के केस में, ये अपन स्प्रिंग ली थी इस तरह से। रिस्टोरिंग फोर्स, अगर फोर्स की डायरेक्शन इधर होती है तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड होता है। रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो टू मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपने इन सब में देखा होगा जितने भी फोर्सेस के मैंने नाम लिए, ऐसा वहां पर क्वेश्चन आता है, कई बार मल्टी सेलेक्टेड भी आते हैं, अपन देखेंगे तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्स, इन सब में एक ही चीज आपकी कॉमन है, वो है ये सब एक सेंट्रल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। अरे बात समझ में, सबके बीच में क्या हो रहा है, एक सेंट्रल लाइन बन रही है। तो जितने भी सेंट्रलाइज फोर्स होते हैं, ठीक है, वो सब आपके क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्लियर है। यहां से अपन चाहें तो इसको लिख सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जितने भी आपके सेंट्रलाइज फोर्स होंगे वो सब क्या होंगे, आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, क्लियर है। ये पांचों की बात कर ले अपन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लियर, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव तो क्या होंगे आपके, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव क्या होंगे, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच, यानी कि यहां पर वर्ड आ रहा है जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, क्लियर है। देन सच अ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल अगेंस्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, यानी कि इसमें अपन लिखेंगे W क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। हरी बात समझ में, जबकि उसमें क्या हो रहा था, आपका जीरो हो रहा था क्लोज साइकिल के लिए, क्लियर। अब यहां पर मेनली अपन डिफरेंस देखते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में मेनली बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखिए, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ कंजर्वेटिव में, क्लियर है, यानी किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अरे बेटा बात समझ में, क्लियर, ओके। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, जैसे अपन बात करेंगे यहां पर, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स अभी नाम लिया, क्लियर है। अब देखो सेंट्रल फोर्स जो कि एक लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स अभी बताया था अपन ने, रिस्टोरिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट विद इन अ सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी and potential energy can change, however there some mechanical energy system does not change। देखिए अभी अपन जब एनर्जी की बात करेंगे तो वहां देखेंगे टोटल एनर्जी, है ना। वैसे तो बेसिक छोटी छोटी क्लास में भी आपने नाम तो सुने हुए हैं। दिस एनर्जी ड्यू टू कोज बाय मोशन एंड दिस एनर्जी ड्यू टू कोज बाय पोजिशन या रेफरेंस। आ रही बात समझ में। अब यहां से क्या होगा, जैसे मैंने बोला 80% काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हुई है ना, या लॉस हुआ है, तो 20% यहां से यूटिलाइज हुआ है, यानी कि टोटल एनर्जी सिस्टम की तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, कंजर्व रहेगी। हरी बात समझ में, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने पढ़ भी रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन में अपन बात भी करेंगे। एनर्जी को अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, क्लियर। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, यानी कि अपन वापस जाके, यानी कि अपन ने साइकिल बनाया एक और वापस अपन इसको रिकवर कर सकते हैं, क्लियर है। अब इधर बात कर लेते हैं। वर्क डन डिपेंड्स, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जानते हो बिल्कुल पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे अपन बात कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्रिक्शन, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी तो रिलेटिव मोशन का अपोज कैसे होगा। रिलेटिव मोशन बोल सकते हैं, जैसे रिलेटिव स्लीपिंग बोल सकते हैं, रिलेटिव स्लाइडिंग बोल सकते हैं। फोर्स विच आर वेलोसिटी डिपेंडेंट,
जितने भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, जैसे ड्रैगिंग फोर्स जो एयर ड्रैग होता है, विस्कस फोर्स है ना, ये भी फ्लूइड में पढ़ाऊंगा मैं आपको विस्कस फोर्स क्या होता है, ठीक है। विस्कस फोर्स जैसे विस्कोसिटी होती है ना, एक हनी ले लो आप और वाटर ले लो, क्लियर है। तो विस्कस मतलब जो आपके, ये भी एक फ्रिक्शन का ही टाइप है, लेकिन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, फ्लूइड की। और फ्रिक्शन जो अपन बात करते हो तो सॉलिड के लिए करते हैं, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डिसिपेटेड एज द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि यहां पर आपकी हीट एनर्जी का क्या होगा, डिसिपेट होगी, लॉस भी होगा। वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, क्लियर है। अभी जैसे फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन से अपन ने बात की थी, उसमें फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। अगर हम फ्रिक्शन को काउंट नहीं करेंगे तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन जरूरी भी है, लेकिन अपन को उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि अपन एफर्ट को आगे ले जा सके, क्लियर। तो इस तरह से मैंने पॉइंट डिस्कस किए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अब आगे देखिए, इसमें बात करते हैं अपन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, देखो एनर्जी को अगर अपन बात करें तो इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, आ रही बात समझ में। यानी कि अगर अपन किसी भी वर्क को करने के लिए जो इंटरनल कैपेसिटी चाहिए हमें, वही आपका क्या होगा, एनर्जी होगा। जैसे अपन बात करें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ टोटल वर्क डन बाय मैन और एजेंट इज कॉल्ड एनर्जी। अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात करें, जो अपन ने वर्क की फॉर्मूला देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब अपन यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, तो यहां पर भी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, यानी कि एसआई यूनिट तो क्या होगी बेटा, जूल। और सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट तो वो क्या होगी आपकी, अर्ग हो जाएगी। हरी नहीं हरी बात समझिए, सिंपल है एकदम, उसी से ही सेम अपन को चलाना है, क्योंकि वर्क ही क्या है, एक तरह से आपका एनर्जी है, क्लियर, ओके। यहां अपन ने लिख भी रखा है जूल। उसके बाद बात करें तो देखिए किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये अपन देखें तो किलोवाट आवर को इस तरह से बता सकते हैं KWH, हरी बात समझ में, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गई, एनर्जी। अब अगर मैं देखूं 1 किलोवाट में 1000 वोट, हरी बेटा बात समझ में, और 1 आवर में हाउ मेनी मिनट, 60, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 और इसको कर दिया अपन ने सेकंड, हरी बात समझ में। अब देखिए यहां से अपन लिख सकते हैं 36 10⁵ वोट मल्टीप्लाई सेकंड, और यहां से हो गया, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 3.6 इंटू 10⁶, और इसको क्या लिख देंगे बेटा, जूल, है ना। और यही आपका क्या होता है, यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रिकल अगर एनर्जी की बात करें तो आपके घर में अपन बोलते हैं ना, इस मंथ इतने यूनिट एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, तो 1 यूनिट में कितने जूल होंगे, यहां लिख भी देंगे अपन 1 किलोवाट आवर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, और 1 यूनिट बोल रहे हैं, और वो हो जाएगा आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। कहीं बार ये रिलेशन भी पूछा हुआ है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये अपन ने यहाँ पर उसको बता भी रखा है, क्लियर है बेटा, ओके। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आपकी क्या होगी, बाय द डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। कितने वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जैसे अपन बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट, आ रही बात समझ में, तो इसको क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी आपको रिलेशन याद रखना है, ये सब इंटर कन्वर्जन होते हैं, कई बार हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं, अरे बात समझ में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एक एनर्जी का कंजर्वेशन है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। तो जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे अपन, जो आप आपकी डेली लाइफ में भी देखते हो, जैसे हीट एनर्जी हुई, है ना। जैसे हीट एनर्जी कब होगी, व्हेन अ बर्न कोल को हमने बर्न किया, ठीक है, वुड को, और गैस जितनी भी होती है हीट एनर्जी जो आप आपकी डेली लाइफ में देखते हो, इज रिलीज स्टीम पोजेज हीट एनर्जी, that is why steam engine the heat energy of the steam is used to work done. sun also radiate heat energy. अरे बात समझिए, स्टीम इंजन होते हैं पुराने टाइम पर, जो ट्रेन होती थी ना, रेल ट्रेन जो चलती है, वो चलती थी आपकी स्टीम इंजन,
है ना, उसमें कोल डाला जाता था और इस तरह से, तो वो पोल्यूशन भी करती थी, ठीक है, अरे बात समझ में, तो उस तरह से अपन बता सकते हैं। लाइट एनर्जी आप जानते हो, इट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, तो यहां से इससे क्या होता है, विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है, सन है आपका, तो इस तरह से भी एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट ऑल्सो इमिट लाइट एनर्जी, लेकिन ये आर्टिफिशियल सोर्स है ना, डिफरेंट फॉर्म है। साउंड एनर्जी, द एनर्जी इमिटेड बाय वाइब्रेटिंग वायर, ट्यूनिंग फोर, तो इन सबसे आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको अपन किससे इलेबोरेट या रिलेटेड कर सकते हैं, आपके साउंड एनर्जी से विसिल, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देगा, फ्लूट, आपकी बांसुरी, सितार, ऑल इमिट साउंड एनर्जी व्हेन दे आर मेड ऑफ वाइब्रेट। मैग्नेटिक एनर्जी, अब मैग्नेट कैन पोजेज एनर्जी बाय द मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन अ करंट पास थ्रू अ कोइल इट स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। ये अपन पढ़ेंगे भी सही, जब अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वहां पर बताया जाएगा कि किस तरह से एक मैग्नेट लिया जाता है, अगर मैं उसमें करंट को फ्लो करवाऊं, हरी बात समझ में, तो किस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी को बात की जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जानते हो, इलेक्ट्रिक सेल होता है, स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, अभी मैंने बताया था आपको Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स दे पोजेज, जैसे अपन बात कर सकते हैं अ चार्ज बॉडी पोजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। केमिकल एनर्जी, अब केमिकल एनर्जी क्या होती है, जैसे अपने जितने भी केमिकल्स है लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सबसे अपन व्हीकल में इनको फिल करते हैं और इनसे में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे अपन इसका वर्क आउटपुट को निकाल सकते हैं। इट इज द एनर्जी पोजेज बाय फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड गैस, हरी बात समझ में। द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल और डीजल यूटिलाइज टू मूव अ व्हीकल, आप सब जानते हैं इसको तो, ठीक है। द फूड वी ईट ऑल्सो पोजेज केमिकल एनर्जी, हम जो फूड खाते हैं तो केमिकल्स का मतलब क्या है, एक तरह से हमें क्या मिल रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी हमें मिल रही है, हरी बात समझ में। सोलर एनर्जी, सोलर सब जानते हो, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इट्स कॉल्ड सोलर एनर्जी। आजकल सोलर को अपन घर पे भी यूज करते हैं, सोलर प्लेट ऊपर लगा दी जाती है जिससे एनर्जी को स्टोर किया जाता है, क्लियर है। न्यूक्लियर एनर्जी, समटाइम्स हेवी न्यूक्लियर ब्रेक इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, अरे बात समझ में, कुछ जैसे बम होते हैं ना, बम जो फटता है, ठीक है, उससे निकलने वाली एनर्जी आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, क्लियर है, जब ब्रेक होंगे। On the other hand, when 2 lighter nuclei combine and form a heavy nucleus, this process is called nuclear fusion। जब वापस बनेगा तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है, और जब टूटेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, अब ये जो मेन है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी, ये पूरा अपन को पढ़नी है। मैकेनिकल एनर्जी को अपन टोटल एनर्जी बोलेंगे, टोटल एनर्जी, और ये 2 टाइप की होगी बेटा, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, एक तो रहेगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो कि अपन को पढ़ना है। देखिए यहां से अपन बात कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसको अपन टोटल एनर्जी भी बोल रहे हैं, क्लियर है। ये 2 टाइप की होगी आपकी, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, और एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। अब ये होगी ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, हरी बात समझ में, ये तो इसके मोशन की वजह से होगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको बात करूंगा ड्यू टू कोज्ड बाय इट्स पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट, हरी बात समझो, उसके वजह से इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, जैसे ये यहां पर अपन बात कर रहे हैं सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हरी बात समझ में, एक फॉर्म से दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे एक स्टोन है,
वो कहां पर पड़ा हुआ है, किसी रूप पर पड़ा हुआ है। क्लियर है। अब यहां से मैंने उसको जब तक वो जैसे ये है, ये पेन ऐसे मैंने होल्ड कर रखा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको उठा के ऐसे कहीं फेंक देता हूं तो जो ये मोशन करता हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो एक फॉर्म से दूसरे में अपन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, जब अपन किसी डैम में वाटर को स्टोर रखते हैं तो उसके पास होती है उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी। एंड जब हम डैम के गेट ओपन करेंगे तो वो वाटर क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। इसी के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। ऐसे when electric current passes through an electric bulb, it glow and give out the light and heat, यानी कि एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। when coal is burned, जब भी कोल बर्न होगा है ना, तो केमिकल एनर्जी stored in a converted into heat energy and light energy। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। the heat energy produced to burning a coal change water into steam। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, अब प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, पानी भर के और उसको बॉईल करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में, यानी कि विसिल बच जाएगी। एक आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, बॉयलर होते हैं। तो प्रेशर कुकर और बॉयलर का काम तो सेम है, लेकिन प्रेशर कुकर में एक लिमिट तक ही हम उसकी स्टीम बना सकते हैं, जबकि बॉयलर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट ए डिजायर्ड प्रेशर। आ रही बात समझ में, यानी कि एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन लॉग ऑफ वुड। जैसे अपन इसको किसी भी लकड़ी का जो वुड का बंडल है उसको जब बर्न करेंगे तो उससे भी आपको क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है जिसके अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। अब इसके मेनली अपन यहाँ पर देखते हैं, डिवाइस यूज टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। हीट इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, नाम सुना हमने। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट अभी बात करी थी, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, कोल एनर्जी में। जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अपन जनरेटर अपन यूज करते हैं, डायनामो। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, अपोजिट प्रोसेस। एंड इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ड्राई सेल कन्वर्ट, जो अपन सेल यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लीवर ट्रांसफॉर्म मस्कुलर एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क, जो भी आपके लीवर होते हैं जो अपन ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह में भी यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, ये आपको इसलिए बताया ताकि ये एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी देखते हैं। अब मेनली अपने इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्लियर है, देखिए, फॉर द पाथ PQR, क्योंकि अपन ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो पढ़ा है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फॉर द पाथ PQR इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम P to Q। हरी बात समझ में, तो P से Q पर जाना है अपन को, ये P से Q, ये Q से R, और ये इस तरह से चल रहा है, यानी कि क्लोज साइकिल बना दिया अपन ने। क्लियर। अब देखो यहां से यहां तक जाने में ये बोल रहा है P to Q जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, WPQ, ये हो रहा है बेटा 5 जूल। और उसके बाद Q to R इधर जाने में हो रहा है आपका WQR जाने में हो रहा है 2 जूल। और इसने पूछा है द वर्क डन कैरिंग फ्रॉम P to R, और ये पूछा अपन से P to R पूछा है, यानी कि देखो बेटा अपोजिट पूछा है। क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है। हम जा रहे हैं R से P क्लोज साइकिल के लिए, और इन्होंने पूछा है P to R पूछा है। क्लियर है, तो देखिए यहां से अपन लिख सकते हैं, और पाथ PQR इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो अपन लिख सकते हैं W क्लोज साइकिल कितना हो जाएगा बेटा, 0। अभी बात की थी अपन ने। क्लियर। अब यहां से लिखते हैं W P to Q प्लस W Q to R प्लस W, पहले R to P कर लेते हैं, R to P, तभी तो 0 कर पाएंगे साइकिल को। क्लियर है, ये दे रखा है बेटा आपका 5, ये दे रखा है 2, और ये हो गया WR to P, ये हो गया बेटा 0। तो यहां से तो मुझे सीधा दिख रहा है WR to P कितना हो जाएगा, W, ये हो गया 0 प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -7,
0, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 2 को मिला के मैं कितना लिख सकता हूँ 7, ये तो क्या हो गया आपका 7, उधर लेके तो कितना हो गया, यानी कि कितना हो गया -7 जूल। पर देखो आप क्वेश्चन पूछा है आपसे द वर्क डन कैरिंग बॉडी फ्रॉम P to R, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से लिख सकते हैं W P to R -7 और आगे और लगा देंगे अपन माइनस, तो आंसर विल बी 7 जूल। इस तरह से आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 जूल। क्लियर? देख सकते हो आप। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अ कंजर्वेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो ऐसे जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको लर्न होना चाहिए, है ना, और तभी आप इसके ऑप्शन से उसको लिंक कर पाओगे। क्लियर? जैसे इट्स वर्क इज नॉन जीरो व्हेन अ पार्टिकल मूव एग्जैक्टली 1 अराउंड एनी क्लोज पाथ। सही बात है, इसका वर्क जीरो नहीं होगा व्हेन द पार्टिकल मूव एग्जैक्टली 1 अराउंड एनी क्लोज पाथ। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? एक तरह से उसकी बात ही कर रहा है ये। इट्स वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया भाई, ये कह रहा है W इक्वल टू डेल्टा के ई, तो ये तो इसके पाथ पे डिपेंड कर गया, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया इसका गलत हो गया। देन द पर्टिकुलर फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट, जरूरी थोड़ी आपका फोर्स कांस्टेंट ही हो, वेरी भी कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? इट्स वर्क डिपेंड एंड पॉइंट्स ऑफ द मोशन नॉट ऑन पाथ बिटवीन। अरे भाई ये तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन की ही बात कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या हो गई है डेफिनेशन के ये एंड पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। और आपके बिल्कुल आईएएसओ के एग्जाम में मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें देखो अपन ने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आप पहचान सके कि इट्स वर्क, अगर ये यहाँ 0 बोल देता तब तो अपन बोल सकते थे, लेकिन अराउंड पार्टिकल मूव एग्जैक्टली वंस, आ रही बात समझ में, यानी कि ये एक ही तरफ जा रहा है। अगर अपन इसकी बात करें, अभी हमने इसी की बात की थी। क्लियर है? देखिए अगर यहां से बात करें, क्लियर, तो इसको मान लो आप 1, तो ये इधर से भी 2, तो एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है ये इस तरह से। क्लियर है? तो अपन इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, यानी कि नॉन जीरो तो कब होगा, जब ये राउंड ट्रिप करेगा। क्लियर है? इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो यहां पर अपन ऑप्शन ले सकते हैं, आपके यहां पर अपन ऑप्शन ले सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट। हरी बात समझ में? ये डेफिनेशन भी है और वो भी आपका जो अपन ने अभी कॉन्सेप्ट बताया था राउंड ट्रिप के लिए, उसके लिए भी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, जो कि पाथ पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स अभी बताया। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बताओगे आप के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला आपको बताया जाएगा Q1 Q2, और ये बेटा किसके बीच में डिपेंड कर रहा है, इनके डिस्टेंस के। ये आर यहां पर आपकी रेडियस नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज। आ रही बात समझ में? दूसरा अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की, तो एफ जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया m1, ये कितना हो गया m2, सेम एज इट इज, ये भी इनके दोनों के सेपरेशन के बीच में, यानी कि ये भी सेंट्रलाइज फोर्स है। थर्ड स्प्रिंग फोर्स, ये तो अपन ने बात करी थी। स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, यानी कि इसका पाथ से कोई मतलब नहीं है। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्प्रिंग भी लाके दिखाई थी। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया आपका, ये भी हो गया। अब विस्कस फोर्स, यानी कि ये तीनों तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। विस्कस फोर्स क्या होता है, देखिए विस्कस की अगर बात करें तो इट इज द, यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, वैसे फ्लूइड में बताएंगे आपको। इट इज द
प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आ रही बात समझ में? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच अपोजेस दी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। हरी बात समझ में? ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर, यानी कि ये तो जब लेयर की बात कर रहे हैं मतलब कॉन्टैक्ट में है। हरी बात समझ में? जैसे 2 लेयर चल रही है, मान लेते हैं इस तरह से सरफेस, इस तरह से, तो दोनों लेयर के बीच में फोर्स लगने वाला है, यानी कि ये आपका पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हुआ? विस्कस फोर्स, जो कि आपको पाथ पे डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका WUP का लेक्चर 2। आ रही बात समझ में? अब इसमें क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर में आप डेली के डेली लेक्चर्स को पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए। जो भी आपको न्यू क्वेश्चन मिलता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और आप एंड टू एंड इसको प्रिपेयर करके, ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे से आपका लिंक है। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। थैंक यू।